फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ क्वेश्चन, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखो, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अब इसमें बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं वो चीज भी ध्यान से देखना ताकि आप ना करो। गिवन दैट HCF 306 and 657 is 9, find LCM of 306 and 657, ठीक है। अब ये चीज क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, तो HCF निकला है, LCM दो नंबर्स का है, तो वो क्या करते हैं फटाफट 306 का LCM 657 का या तो लॉन्ग डिवीजन से लेकर या इस तरह। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो, आप इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया, प्रीवियस क्वेश्चन में किया, सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। क्या फॉर्मूला? आप देखो, अगर मैं ये चीज लिखूं LCM into HCF is equals to product of two numbers, ठीक है। क्यों ये अप्लाई कर सकते हैं? उसने क्या बोला? HCF बोला है किसका? 306 एंड 657। 306 और 657 क्या है? दो नंबर्स है, ठीक है। तो HCF आपको दिया है इन दोनों नंबर्स का 9 और LCM ही निकालना है आपको इन दोनों नंबर्स का। तो जब आपको ये चीज दी है तो आप ये चीज आराम से अप्लाई कर सकते हो। आपको LCM निकालना है, एज इट इज लिखो। HCF आपको कितना दिया है? 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स आपको दिए हैं, कौन कौन से? 306 एंड 657। आराम से कर सकते हो, बस आप शिफ्टिंग करोगे LCM आपके पास आएगा, ठीक है। तो LCM इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9, लिख सकते हो इस तरह। अब जब ये लिख दिया, इसको डिविजिबल करोगे, किसी एक को भी कट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका LCM निकल जाएगा। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या करते हो? आप डिजिट्स को ऐड करते हो, ठीक है। 6 और 3 9, 6 और 5 11, 11 और 7 18। इसका मतलब ये दोनों डिविजिबल हो जाता है, लेकिन आपको तो कोई एक ही कट करना है, तो आपकी मर्जी, जो मर्जी कट कर लो। 9 1 जा 9, 3 जा 27, 9 4 जा 36, ठीक है। तो क्या आया? 34 इंटू 657, ये हो गया आपका LCM। करो मल्टीप्लाई, 657 और 34, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, 7 3 जा 21, 4 3, 6 4 जा 24, 5 3 जा 15, 13 2 3 4 3 18 12 2, तो 2 2 3 3 8, ठीक है। अगर कभी टाइम मिला तो मैं आपको वन लाइन मल्टीप्लीकेशन सिखाऊंगी, लेकिन अभी आपको जिस तरह आंसर आता है, जिस तरह आप मल्टीप्लाई करते हो, आप वैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया आपका LCM, ठीक है। 2 2 3 3 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान रखना, इसी तरह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। आपको बोल रहा है क्वेश्चन, चेक करो, चेक वेदर। जब कभी वो बोले ना चेक, मतलब कि वो हो भी सकता है, वो चीज नहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा यस हो, वो नो भी हो सकता है आंसर। चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। कि आपको बोल रहा है कि 6 raised to power n, 6 raised to power n है, तो n आपका नेचुरल नंबर है, क्या ये कभी डिजिट 0 से एंड होगा? आप खुद सपोज करो कि अगर आप 6 raised to power n दी है, n उसने नेचुरल नंबर बोले, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो आप एक एक करके अगर आप इसको बताओ, 6 raised to power 1 6, 6 raised to power 2, मतलब 6 into 6 कितना आएगा? 36, 6 raised to power 3, 6 into 6 into 6, तो 216, इस तरह सो ऑन टू चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब जब ये चीज चल रही है, आपको पता चल रहा है, आप चाहे 6 raised to power 1 लो, 2 लो, 3 लो, वो एंड भी 6 से ही हो रहा है। आपको लिया भी भैया, मल्टीप्लाई जितने मर्जी 6 करते जाओ, लास्ट में 6 ही आना, मतलब 0 का कोई चांस ही नहीं है। एक तो इधर से हमें क्वेश्चन पता चल गया कि हाँ ये 0 से एंड नहीं होता है, मतलब ये इसका आंसर नो है, लेकिन उसको आपको रिप्रेजेंट किस हिसाब से करना है, उसको लिखना किस हिसाब से है, वो चीज आप ध्यान से देखो, ठीक है। चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0। अब आप एक और चीज ध्यान रखो, अगर कोई भी आपके पास इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव
पॉजिटिव इंटीजर है, अगर वो डिजिट 0 से एंड हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, अगर वो डिजिट 0 से एंड हो रहा है इट मीन्स उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब होगी तो उसमें 2 और 5 होंगे ही होंगे। जब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात चल रही है ना, मतलब 2 और 5 होंगे ही होंगे। अगर लास्ट में 0 है वो 2 से भी डिविजिबल होगा, वो 5 से भी डिविजिबल होगा। 10 क्यों नहीं लेंगे, 10 प्राइम नहीं है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली 10 भी ब्रेक होके किसमें आएगा, 2 और 5 में ही आएगा। तो मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है जिसके भी लास्ट में 0 होगा उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होंगे, मतलब मेन जो है वो 5 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो वो चीज बताने के लिए हमें क्या करना है, अब देखो, ठीक है, हम चलो इनका जो भी उसने दिया, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड ध्यान रखना है, ठीक है। अब कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड मतलब क्या होता है कि जो उसने चीज पूछी है हम उसके अगेंस्ट जाएंगे। अगर वो बोल रहे चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन करके भी कर सकते हैं, सिंपली वे से भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो हमें इधर ही पता चल गया ये चीज नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको वैसे करना है वैसे कर लो, सपोज करो, लेट अस सपोज दैट 6 raised to power n कैन एंड विद डिजिट 0, ठीक है। सपोज कर लो कि ये 6 raised to power n जो है ये डिजिट 0 से एंड हो रहा है, अगर सपोज किया, ठीक है। तो क्या होगा, अगर डिजिट 0 से एंड हो रहा है तो इट मीन वो 2 और 5 का उसमें प्राइम नंबर्स होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, वी नो दैट इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन, ऐसे लिख लो, पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग with digit 0 then its prime factorization contains the prime number 2 and 5। लिख सकते हो इतना, कुछ नहीं है, या ये जरूरी नहीं है एज इट इज लाइंस आपको लिखनी है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्या बोला जा रहा है। अब जो बोल रहे हैं वही चीज लिखी है कि सपोज कर लो अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो मैंने आपको इधर समझाया अगर वो एंड होता है 0 से, तो जो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें जो प्राइम नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे, 2 और 5। या खुद से भी लाइन बना सकते हो, जरूरी नहीं आपको एज इट इज लिखनी है, ठीक है। कंटेन्स द प्राइम नंबर कौन से, 2 एंड 5। बट आपको जो चीज दी है वो क्या दी है, वो 6 raised to power n दी है। अब आपको पता है 6 आप n को भूल दो, 6 के प्राइम फैक्टर आप करोगे तो क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 3 1। क्या डिजिट्स आ रहे हैं इसमें, कौन से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 2 and 3। तो इट मींस मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 2 into 3 raised to power n, ठीक है। अब ये raised to power इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी, एक्सपोनेंट का रूल है, क्लियर। 6 raised to power n, अब आप खुद देखो 6 raised to power n किसमें ब्रेक हो रहा है, 2 और 3, उसमें कहीं दूर दूर तक 5 तो है ही नहीं। अगर उसमें हमने ये सपोज किया है कि 6 raised to power n जो है वो डिजिट 0 से 6 raised to power जो n है वो डिजिट 0 से एंड हो रहा है, तो इट मींस इट मस्ट कंटेन 5, बट देयर इज नो 5, ठीक है। इधर कोई 5 नहीं है, तो इट मींस क्या, जो हमने सपोज किया वो चीज क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई ना। मतलब जो हमने सपोज किया वो सपोजिशन हमारी हो गई गलत, तो इट मींस 6 raised to power n कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, सो 6 raised to power n doesn't contain any प्राइम फैक्टर 5। उसने कोई भी प्राइम फैक्टर 5 नहीं लिया, डजंट कंटेन एनी प्राइम फैक्टर, या डजंट कंटेन 5 एज अ फैक्टर, डजंट कंटेन 5 एज अ फैक्टर, उसने ये चीज नहीं ली, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, अगर ये चीज उसने नहीं ली तो मतलब हमारी सपोजिशन हो गई रॉन्ग। सो इधर लिखो देयरफॉर, so our supposition is wrong, hence 6 raised to
डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, तो रीजन क्या, आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है, अगर कभी भी आपको बोल रहा है वो डिजिट 0 से एंड हो रहा है तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि डिजिट 0 से हो रहा है, इसमें आपको 2 दिखा लेकिन इसमें आपको 5 नहीं दिखा। ठीक है, तो 5 होना जरूरी है, उसमें 5 होना जरूरी है, तो इसमें 5 नहीं था, बस वही आपने लिखना है 6 raised to power n doesn't contain 5 as a factor, so our supposition is wrong। हमने जो सपोज किया था कि वो एंड हो रहा है डिजिट 0 से, वो चीज होगी रॉन्ग, hence 6 raised to power n can never end with the digit 0, वो कभी भी डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास क्वेश्चन आएंगे 4 raised to power n, कुछ भी अगर आपको इस तरह दे दिया, 12 raised to power n, लेट अस सपोज कोई भी ले लो, 9 raised to power n, कुछ भी ले लो। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन आएगा विद द डिजिट 0, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, डिजिट 0 की बात चल रही है तो उसमें 5 का होना जरूरी है, अगर 5 नहीं आ रहा है उसमें, इट मींस वो क्या है, वो 6 जो भी आपको रेस्ट टू पावर दी है वो डिजिट 0 से एंड नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपकी एग्जांपल है 4 रेस्ट टू पावर n वाली, बाकी आपके आरडी के क्वेश्चंस हैं तो आप उसमें से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ये कुछ वो नहीं है, आप समझ के, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया आप लाइंस को खुद भी बना सकते हो। ठीक है, तो वो कोई कंपल्शन नहीं है आपको एज इट इज लिखना है, आप लाइंस को खुद भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13। अगर आप देखो, हमने एक चीज की है, every composite number can be expressed as product of prime। हर एक कंपोजिट नंबर को हम किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स में, मतलब उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब आपको देखो, अगर आपको इतना सा ही क्वेश्चन पूछा होगा 7 into 11 into 13, पता है आपको ये प्राइम नंबर्स है, तो ये सीधे सीधे कंपोजिट नंबर है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम जो है वो सीधे सीधे क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। लेकिन उसने बोल दिया प्लस 13 करके भी क्या ये कंपोजिट नंबर रहेगा। अब हर बार जरूरी नहीं ऐसा हो, लेट अस सपोज आप ये टर्म ले लो 2 into 3, लेट अस सपोज, अब ये तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, मतलब ये तो कंपोजिट नंबर है, अगर आप इसमें +1 कर दो, क्या ये कंपोजिट रहेगा, नहीं रहेगा। 6 + 1 हो जाएगा 7, तो 7 क्या होता है आपका प्राइम नंबर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तभी उसने बोला एक्सप्लेन व्हाई दीज आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो 7 into 11 into 13 plus 13, ठीक है, इसको चेक करना है आपको, आप मल्टीप्लाई करके उसको +13 करके फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, वो भी कर सकते हो, आप कॉमन भी ले सकते हो। तो आपको पता है 13 आ रहा है कॉमन, तो 13 ले सकते हो। क्या रहा इसके पास 7 into 11, इसकी जगह होता है 1, ठीक है, प्लस इसकी जगह भी 1। अब देखो मल्टीप्लाई में अगर वो चीज है, अगर आप उसका 1 ना लिखो तो चलेगा, लेकिन अगर प्लस या माइनस में कोई चीज आपके पास है तो उसका 1 लिखना जरूरी है। कई स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, ये चीज 7 into 11 बस खत्म, मतलब उसके आगे कुछ नहीं दिया, तो ये चीज हो गई गलत। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वो अलग से +13 है तो उसका +1 भी अलग से ही होगा। ठीक है, तो 13 कितना हो गया, 77 + 1 13, ये कितना हो गया 78, तो 13 into चीज, ये तो ऑलरेडी खुद प्राइम है, आप इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 3s are 6, 2 9s are 18, 3 1s are 3 3s are 13 1। ठीक है, तो ये क्या बना 2 into 3 into 13, तो अरेंज कर लोगे क्या चीज आएगी 2 into 3 into 13 into 13। तो क्या है ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है या नहीं, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। तो जब भी आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कोई भी चीज एक्सप्रेस होती हुई दिख रही है, इट मींस वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कंपोजिट नंबर को। तो आप लिख सकते हो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, अब इसमें से भी आप क्या करोगे, 5 कॉमन ले लो, क्या रह गया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, इसका भी प्लस 1 लिखोगे। ठीक है, 5 कर लो जरा मल्टीप्लाई, 42 4 3 12 12 2 24 प्लस 1, मत इसको प्लस कर देना, पहले आपको मल्टीप्लाई और मास कर लो। ठीक है, 42 24 4 2 8 4 4 16 2 2 4, ये हो गया 20 4 2 8 9 10, तो ये हो गया आपका 51008 प्लस 1, क्या बन गया ये 1009। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर 5 प्राइम नंबर में सिंपल 5 जो होता है, खाली अकेला 5 वही प्राइम नंबर होता है, 5 के साथ कुछ भी लग जाए, फॉर एग्जाम्पल 15 हो गया, 25 35 45 55, इस तरह कुछ भी चल रहा है, लास्ट में 5 है, पीछे कोई भी आपके पास नंबर लगे हैं, इट मीन्स व्हाट, वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर बन जाएगा। वो क्या बनेगा, कंपोजिट नंबर। तो अब आपको दिख रहा है, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करो, 9 5 45 होते हैं, 4 0 5 5, लास्ट में 5 आ रहा है, पीछे नंबर है, तो इट मीन्स ये क्या है, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, सीधे लिख दो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, तो ये क्या बन गया, कंपोजिट नंबर। हो गया। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन हो गया। आ जाओ जरा 7th क्वेश्चन पे। अब 7th क्वेश्चन देखो क्या है, 7th क्वेश्चन क्या बोला उसने, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, अब स्पोर्ट्स फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड को उसने मेंशन नहीं किया कौन सी शेप में है वो, उसने बोला उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, उसने 18 मिनट्स लगे उसको एक राउंड कंप्लीट करने में उस फील्ड का, while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। उसने भी सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम टाइम पे स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। ठीक है, सोनिया को लगे 18 मिनट्स, रवि को लगे 12 मिनट्स। इट मीन्स क्या, जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है उसकी स्पीड क्या है, कम है, और जिसको कम टाइम लग रहा है इट मीन्स उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, कितने मिनट के बाद वो अगेन मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही। ठीक है, अब जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, लेटर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आप ध्यान रखो। लेटर सपोज आपने ये किया होगा, कभी आप रेस लगा रहे हो, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ या कुछ भी आप रेस लगा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है स्पीड में ऊपर नीचे कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, टाइम का भी डिफरेंस होगा। आपने राउंड लगाया, आप नहीं मीट किए अभी। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि दोनों आप मीट किए एक जगह। ठीक है, दोनों आप एक जगह मीट किए, देन आप हो सकता है आपने ज्यादा राउंड्स लिए या उसने ज्यादा राउंड्स लिए, आप बोल रहे हो यार मैंने तो 3 राउंड्स कंप्लीट कर लिए, तो अपने फ्रेंड को आप बोल रहे हो तूने भी तो 2 ही राउंड्स कंप्लीट किए। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इसमें, क्योंकि अब जरूरी नहीं है उन्होंने एक राउंड पे ही वो मिलेंगे या 2 पे, वो जितने मर्जी राउंड्स हो सकते हैं। तो इस तरह की जब भी कभी आपका सिचुएशन हो, खाली आपको टाइम दिया है उसमें, ठीक है, और कुछ नहीं, और आपको ये पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से कब मिलेंगे, वो चीज है। तो दोनों के राउंड्स में डिफरेंट, दोनों के राउंड्स जो है वो डिफर हो सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह की पॉसिबिलिटीज
आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले जो लीस्ट पॉसिबिलिटी क्या है वो आपको फाइंड करनी है कि दोनों कितने मिनट्स में जो है वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, सेम पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन क्या दिया है, सोनिया टेक्स 18 minutes to complete one round and Ravi takes 12 minutes। ठीक है, अब दोनों का क्या फाइंड करना है, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। आपकी मर्जी है, आपको एलसीएम अलग अलग से फाइंड करना है, अलग अलग से फाइंड करो, लॉन्ग डिवीजन से करना है, लॉन्ग डिवीजन से करो, कोई कंपल्शन नहीं है। तो आप एक साथ भी निकाल सकते हो, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ठीक है, करवाना है आपको, अलग अलग से निकालना, अलग अलग से भी निकाल सकते हो। तो 2 9 2 6, अभी जब तक 2 से ना हो जाए तब तक नेक्स्ट नंबर पे नहीं जाना है। 2 9 एज इट इज, 2 3 3 से 3 3 3 1, नेक्स्ट 3 1 1। ठीक है, अब एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 विल बी 2 into 2 into 3 into 3, 4 into 9, कितना हो गया 36। इट मीन्स दोनों कब स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे, 36 मिनट्स के बाद दोनों क्या करेंगे, अगेन मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो 36 मिनट से जरा ये अंदाजा लगाओ कि दोनों ने कितने राउंड्स लिए होंगे, आराम से निकाल सकते हो। रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड, 36 मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिला सोनिया से, तो इट मीन उसके तब तक कितने राउंड्स हो गए थे, 12 कितने सा 36 होता है, 12 3 सा होता है ना, तो इट मीन उसके 3 राउंड्स हो गए थे। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, 18 कितने सा 36 2 सा, तो इट मीन 18 सोनिया ने कितने राउंड्स लिए, 2 राउंड, मतलब जब वो दोनों मीट किए रवि ने 3 राउंड्स ले लिए थे और सोनिया के कितने राउंड्स हुए थे, 2 राउंड्स। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा उसमें क्या करना है, इसी तरह क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको सबसे पहले लीस्ट पॉसिबिलिटीज निकालनी होती है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीटेड।